साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर अपन करने वाले हैं फ्रांसिस बेकन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल वर्क, प्रोज राइटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है ऑफ स्टडीज। उसको करेंगे, पूरे के पूरे जो टेक्स्ट है उसका अपन हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके जो डीप लाइन्स है उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी, एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें याद रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको याद नहीं रखना है, उस पर भी डिस्कशन होगा। इसके साथ ही ऐसी चीज़ें जो याद नहीं रहती है, वो कैब याद नहीं रहते, तो उनकी ट्रिक भी बताई जाएगी। तो चाहे आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, या आप कोई आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। आप पूरा सेशन देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। सो अपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइटर के जो असिस्ट है उनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से इस क्लास को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो साथियों, ऑफ स्टडीज है उसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, और फ्रांसिस बेकन का जो जन्म हुआ वो 22 जनवरी 1561 को स्ट्रैंड लंदन के अंदर हुआ। इनकी जो डेथ है वो 9 अप्रैल 1626 को हाईगेट लंदन में हुई, यानी इनका जो जीवन काल रहा वो 65 वर्ष का रहा। साथियों, इनका जो पूरा नाम था वो था लॉर्ड वेरुलम एंड वाइकाउंट सेंट अल्बांस। पूरा नाम इनका था लॉर्ड वेरुलम एंड वाइकाउंट सेंट अल्बांस। इनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे सर फ्रांसिस बेकन भी कहा जाता था, लॉर्ड बेकन भी कहा जाता था। ये किस पेशे से संबंधित थे साथियों? तो ये साथियों लॉयर भी थे, फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी थे, एसिस्ट पे थे, निबंधकार थे, एंड स्टेट्समैन, और स्टेट्समैन भी थे। स्टेट्समैन होता है साथियों ऐसा पॉलिटिशियन जिसको क्या है उसकी मतलब वो एक स्कॉलर हो, ऐसा पॉलिटिशियन जो स्कॉलर हो, और उस के स्कॉलर के कारण क्या है लोग उसको क्या करे, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करे, तो उसे कहते हैं स्टेट्समैन। यानी अनुभवी राजनीतिज्ञ कह सकते हैं उसको भी। इस प्रकार का राजनीतिज्ञ, प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ जिसको लोग सम्मान करे, तो वो स्टेट्समैन भी थे। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं साथियों, कंटेम्परेरी टू शेक्सपियर। जो फ्रांसिस बेकन थे वो किसके समकालीन थे? शेक्सपियर के। शेक्सपियर का जो जन्म है साथियों वो 1564 को हुआ था और डेथ हुई थी 1616 को। और फ्रांसिस बेकन की जो जन्म हुआ वो 1561 को हुआ और 1626 को डेथ हुई, यानी इनसे 3 साल पहले तो वो जन्मे थे और 10 साल बाद इनकी डेथ हुई थी फ्रांसिस बेकन की। तो पूरे के पूरे ये समकालीन रहे। रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज माना जाता है फ्रांसिस बेकन को। और सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सीधा अगर क्वेश्चन आए कि एसे का फादर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माइकल डी मोंटेग को। वो क्या थे? एक फ्रेंच राइटर थे, उनको माना जाता है। ही रोट इन लैटिन एंड इंग्लिश, वो उन्होंने जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने लैटिन में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा। ही वाज एन एलिजाबेथन एसिस्ट, इंग्लिश लिटरेचर का जो एलिजाबेथन एज है उसके असिस्ट माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क्स है उन्होंने अपने एलिजाबेथन एज के अंदर ही लिखे। ही टच्ड 3 एजेज, उन्होंने क्या किया था? 3 एज को टच किया। जैसे अपने इंग्लिश लिटरेचर के जो एज है उसको 3 एज है उससे इनका जीवन काल संबंधित रहा। जैसे एलिजाबेथन एज है वो 1558 से लेके 1603 तक था, तब इन्होंने मोस्ट ऑफ अपने वर्क से लिखे। उसके बाद जैकोबियन जो एज है उसमें 1603 से 1625 तो चला, तो उसके अंदर भी क्या है ये रहे, इनका जीवन काल रहा। और लास्ट में था कैरोलिन एज 1625 से 1649, तो 1626 को इनकी डेथ हुई थी और 1625 के अंदर क्या ये स्टार्ट हुआ था कैरोलिन एज। तो तीनों एज से ये संबंध रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन आए कि ये किस जो असिस्ट है ना ये किस एज से संबंध रखते हैं, तो आपको एलिजाबेथन ही करना है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए भी किस किस पीरियड में ये रहे, या उसके अंदर ऑप्शन में ऑल ऑफ दी जाए ना, तीनों दिए रखे हो और ऑल ऑफ द अबव आए, तभी आपको ये तीनों एज को आंसर को सही मानना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं साथियों, इनके मेजर वर्क्स थे द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इट हैज 2 बुक्स, ये 2 भागों के अंदर है साथियों। न्यू अटलांटिस इनका एक मेजर वर्क्स है। इज ए मैप ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, ये एक आइडियल सोसाइटी का मैप है, यानी आइडियल सोसाइटी कैसे हो उस बारे में उन्होंने लिख रखा है।
नोवम ऑर्गेनम, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये भी मेजर इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स है। अब अपन एशे के बारे में देखते हैं कि जो उन्होंने एशे लिखे हैं वो कौन सी वॉल्यूम में लिखे हैं। द सब टाइटल ऑफ बेकन एसेज इज काउंसल्स सिविल एंड मॉरल। अब उन्होंने जितने भी ऐसे लिखे हैं ना, उसका एक वॉल्यूम है, उसका नाम है काउंसल्स सिविल एंड मॉरल। टोटल एसेज इन दिस वॉल्यूम 58, और इस वॉल्यूम के अंदर टोटल ऐसे है वो कितने हैं, 58 है। और उसमें पहला ऐसे है वो है अपना ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1597। ऑफ स्टडीज को 1597 में लिखा गया और उसी समय उसको पब्लिश किया गया किसमें, काउंसल्स सिविल एंड मॉरल के अंदर। और ये पहला ऐसे था। रिपब्लिश्ड इन 1612, 1612 को इसको वापस क्या किया गया, रिपब्लिश किया गया, कुछ न्यू वोकैब उसके अंदर डाली गई। साथियों इस जो अपना ये लेसन है या जो अपना ये ऐसे है, इसकी थीम है वो क्या है, ऑफ स्टडीज। इसका जो टाइटल है उसी तरीके से इसकी थीम भी क्या, स्टडीज के ऊपर आधारित है। कहीं पर आपको यूज बताया जाएगा स्टडीज का, कहीं पर आपको स्टडीज का डिफेक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसके टेक्स्ट को भी, हालांकि टेक्स्ट बिल्कुल ऑर्डर के अंदर है जिस प्रकार अपने फ्रांसिस बेकन ने लिखा है उसी ऑर्डर में मैंने इस पीपीटी के अंदर डाला है, लेकिन उसमें थीम वाइज उसको डाल दिया गया है। फिर साथ साथ में थीम बता दिए कि तो जो भी आपको हेडिंग दिखे तो आप समझ सकते हो कि आप एग्जाम में थीम आए ना तो उस थीम के बारे में आपको आराम से क्या क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाए, गलत ना हो। इसके साथ ही साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर ज्यादातर ऑफ स्टडीज के मैटर है वो खुद के टेक्स्ट से ही आता है, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा दायित्व बनता है कि अपन थोड़ा सा राइटर के बारे में जाने। तो इसलिए मैंने आपको ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन किया है। तो आप एक दो बार इसको देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, आपको टेक्स्ट बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं साथियों टेक्स्ट की। सबसे पहले जो फ्रांसिस बेकन है राइटर है, वो द यूज ऑफ स्टडीज, वो ऑफ स्टडीज का यूज बताते हैं अपन को। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज है ना, जो अध्ययन है वो क्या करती है, सर्व होता है सारी यूज, उसका यूज होता है कहाँ पर, फॉर डिलाइट, आनंद के अंदर। स्टडीज हमें आनंद प्रदान करती है। स्टडीज फॉर ऑर्नामेंट, स्टडीज का यूज कहाँ किया जाता है, ऑर्नामेंट के रूप में यूज किया जाता है। एंड फॉर एबिलिटी, और उसको अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाली, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अब ऑर्नामेंट होता है साथियों आभूषण। आभूषण यूज किया जाता है महिलाओं के द्वारा ज्वेलरी के रूप में, ताकि वो क्या सुंदर दिखे। उसी तरीके से अध्ययन है ना, अध्ययन क्या करता है, एक तो आनंद प्रदान करता है, और ऑर्नामेंट मतलब जिसको अध्ययन अच्छा लगता है या अध्ययन जो पढ़ा लिखा है उससे उसको क्या है, बाहरी जो सुंदरता है उसको दिखती है। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ऑर्नामेंट की तरह वो अपने लैंग्वेज के अंदर ऑर्नामेंट की तरह उसको यूज कर सकता है। और अगर वो पढ़ा लिखा है, स्टडीज को अच्छी तरीके से ध्यान दे रहा है, तो वो क्या है, एबिलिटी अपनी सुधार सकता है। इनको आगे अपने जो राइटर है उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अब देखो जो डिलाइट कहाँ कहाँ होता है, स्टडीज जो अध्ययन है उसमें आनंद कब प्राप्त होता है, उन्होंने बताया कि देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, उनका जो मुख्य यूज है ना डिलाइट के लिए, आनंद के लिए, वो कब कहाँ पर है, इज इन प्राइवेटनेस। प्राइवेटनेस होता है साथियों अकेलेपन के अंदर, अकेलेपन के अंदर। एंड रिटायरिंग, रिटायरिंग होता है जिम्मेदारियों से मुक्त, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, अकेले हो। तब क्या है, हमें अध्ययन एक ऐसी चीज है जो हमें आनंद प्रदान करती है। और ऐसे जनरल अपन कहते भी हैं भी हमारा सबसे सच्चा साथी जब अकेले हो तो क्या होती है, बुक्स होती है, बुक्स होती है ना। उसी तरीके से जो अध्ययन है यानी पढ़ाई है, जो स्टडीज है, वो क्या है, अकेलेपन में आनंद प्रदान करती है। अब देखते हैं ऑर्नामेंट का यूज कहाँ होता है। फोर ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण के रूप में, अलंकरण के रूप में, उनका यूज कहाँ होता है, इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है साथियों वार्तालाप, बातचीत के दौरान। अब जो अच्छी तरीके से स्टडी किया होता है तो उसका जो नॉलेज है ना वो कहाँ दिखेगा, डिस्कोर्स के अंदर। वार्तालाप, आप थोड़े 5 मिनट किसी के साथ बात करोगे, अगर अच्छा वो पढ़ा लिखा है तो वाकई में क्या आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति वास्तव में लर्नड है, व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो
बातचीत से हमें पता चल जाएगा। तो वहां पे क्या है, यूज हो रहा है स्टडी का ऑर्नामेंट के रूप में, कि आप उसको क्या एक पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसका प्राप्त कर रहे हो। तो वहां पे ऑर्नामेंट के रूप में यूज होता है डिस्कोर्स के अंदर। एंड फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी का यूज कहाँ होता है, मतलब स्टडीज का एबिलिटी में यूज कहाँ होता है, इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। जजमेंट होता है निर्णय करने में। अब अपन जो स्टडीज करते हैं तो उसकी यूज एबिलिटी के अंदर यूज होता है निर्णय करने के अंदर, और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब है जो बिजनेस करने के अंदर जो उनकी जो प्रतिदिन की कार्यवाहियां होती है, काम काज के जो दैनिक जीवन के काम होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको अच्छी तरीके से किया जा सकता है स्टडीज के द्वारा, और वो अपनी एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज फॉर पर्टिकुलर्स वन बाय वन। और जो एक्सपर्ट मैन होते हैं, एक्सपर्ट मैन साथियों जो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति होते हैं ना, कैन एग्जीक्यूट, वो क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, वो अपने जो दैनिक जीवन के जो पर्टिकुलर्स है, जो विशेष उनकी जो चीजें है ना, उनका निर्णय कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति है, वन बाय वन, एक के बाद एक। यानी कोई शॉपकीपर है या कोई ऐसे बिजनेसमैन व्यक्ति है जो डेली अपना एक रूटीन में काम करते हैं, तो उनको सिर्फ नॉलेज क्या है, उतना ही नॉलेज है उनको कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो एक के बाद एक चीजों का वो निर्णय कर सकते हैं। बट द जनरल काउंसल्स, लेकिन जो सामान्य सलाह के क्षेत्र के अंदर, जनरल काउंसिल का अर्थ है भी सामान्य जो सलाह आ जाए, एंड प्लॉट्स मीन्स प्लान्स, कोई नया प्लान आ जाए, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, या किसी प्रकार की कोई बिजनेस के अंदर क्या है प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन है ना, कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, तब उनका सॉल्यूशन सिर्फ वही कर सकते हैं जो क्या है, लर्नड है, यानी पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान है उन्हीं के द्वारा। यानी एक्सपर्ट मैन तो क्या कर सकता है, डेली अपने कोई भी काम जो करते हैं ना, हम उनको देखते हैं यार ऐसे ये क्या काम, ऐसे इतने जल्दी जल्दी ये एक के बाद एक काम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या है, नई चीजें जब उनके सामने आ जाए, नए अड़चन नए समस्या उनके सामने आ जाए, तो अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। सॉल्यूशन कौन करेगा, जो लर्न है ना वही कर पाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा आपके साथियों, इसकी टेक्स्ट की लाइन को आपको एज इट इज है ना बार बार पढ़ना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे इसके अंदर एग्जाम में ऐसे आ सकता है, स्टडी सर्व फॉर, ऑप्शन में आ जाएगा डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, और नन ऑफ दीज या ऑल, तो आपको ऑल करना पड़ेगा। या यहाँ पे डिलाइट का कोई, डिलाइट को छोड़ के ऐसे लिख दिया जाएगा, स्टडी सर्व फॉर ऑर्नामेंट, एबिलिटी, अपने हैप्पीनेस। तो आपको जो एग्जैक्ट वर्ड है ना उसी को सिलेक्ट करना है, हैप्पीनेस को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में ऐसे आए, स्टडी सर्व फॉर हैप्पीनेस, ऑर्नामेंट ऑप्शन के अंदर आए मान लो, और कोई ऑप्शन हो तो उसमें आपको ऑर्नामेंट सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। इसमें ध्यान रखना भी स्टडीज डिलाइट में कब होता है, प्राइवेटनेस के अंदर। और ये क्या रटने वाली भी बात नहीं है कि अपन को पता है कि आनंद, अपन अकेले होते हैं कोई बुक पढ़ रहे हैं तभी हमें अपन को आनंद प्राप्त होता है, या बातचीत के अंदर ही हमें पता चल जाता है व्यक्ति पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ठीक है ना। ऑर्नामेंट के रूप में मतलब भाषा के अलंकरण के रूप में उसका यूज किया जाता है। और ये जो एबिलिटी वाला है ना, उसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। एबिलिटी का यूज किया जाता है जजमेंट के अंदर, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, एबिलिटी का ए बी ले लो आप, ए बी। अब जज बिजनेस करने लग गए, ऊपर वाली तो आपके लाइनें याद हो जाएगी, लेकिन ये अगर आपको याद रखना चाहो तो एबिलिटी से अब ले लो, जजमेंट से जज ले लो, और बिजनेस से बिजनेस ले लो, कि अब जज बिजनेस करने लग गए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब लाइन पढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं कि यूज तो देख लिया, अब डिफेक्ट्स क्या है हमारे ऑफ स्टडीज के, कि ज्यादा पढ़ना भी क्या सही है क्या। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, स्लोथ होता है साथियों उबाऊ, बोरिंग। ज्यादा क्या करना, पढ़ना। टू स्पेंड टू मच टाइम, बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा समय खराब करना, समय व्यतीत करना स्टडीज के अंदर, पढ़ने के में, अध्ययन में, तो वो क्या एक उबाऊ है, बोरिंग है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और उनको बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट के रूप में यूज करना है, यानी अपने बातों के अंदर हर बार पढ़ाई पढ़ाई की आप बात करोगे
अध्ययन की बात करोगे, ऑर्नामेंट दिखाने के लिए, आप अपना अलंकरण दिखाने के लिए भाषा के अंदर, तो वो क्या है, एक दिखावा है, अफेक्टेशन होता है, दिखावा। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। टू मेक जजमेंट, और इस प्रकार के जजमेंट करना, होली बाय देयर रूल्स, अपने जो पढ़ा है ना, कोई व्यक्ति पढ़ा है, सारे रूल पढ़े हैं, उन्हीं रूल के द्वारा हमेशा वो जजमेंट करता है, तो वो भी क्या होता है, एक ह्यूमर होता है, यानी उसका मखौल उड़ाया जाता है। किसका मखौल उड़ाया जाता है, स्कॉलर का। एक विद्वान व्यक्ति जरूर है वो, और वो क्या है, जजमेंट करता है हर नियम पे चलने वाला, कि मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो ऐसे करूंगा, तो उसका क्या है, समाज के अंदर क्या उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। तो इसके अंदर भी आप ऐसे याद रखोगे भी, स्पेंड ज्यादा टाइम जो स्टडी में लगाने वाले हैं, तो वहां पे वर्ड आएगा स्लोथ, ठीक है ना, ज्यादा जो टाइम व्यतीत कर रहे हो, तो इसका अर्थ है वो एक क्या, स्लोथ है, लेजीनेस है, वो बोरिंग है, वो ज्यादा ऑर्नामेंट के लिए कर रहे हो आप, तो वो एक अफेक्टेशन है, दिखावा है। और जजमेंट अगर आप सारे उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाता है, वो एक ह्यूमर है एक स्कॉलर का। नेक्स्ट इसका देखते हैं, मैन विद रिलेशन ऑफ स्टडीज। अब देखते हैं कि जो व्यक्ति का स्टडीज के साथ क्या रिलेशन है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। दे वर्ड यहाँ पे साथ आया है स्टडीज के लिए, ठीक है। स्टडीज परफेक्ट नेचर, स्टडीज क्या करती है, पूर्ण करती है नेचर, हमारे जो मौलिक गुण है ना, हमारे स्वाभाविक गुण है, उनको क्या करती है, वो परफेक्ट करती है, पूर्ण करती है स्टडीज। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और वो पूर्णता प्राप्त करती है बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के द्वारा। कि स्टडी है ना, हमारे मौलिक गुणों को पूर्ण करती है, लेकिन मौलिक गुण है ना, उससे और भी ज्यादा पूर्ण कौन करता है, एक्सपीरियंस के द्वारा और भी ज्यादा पूर्णता प्राप्त करते हैं। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। हमारे जो मौलिक गुण है ना, हमारे जो गॉड गिफ्ट है, हमारे जो मौलिक गुण है, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, वो एक प्राकृतिक पौधों की तरह है। देट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, जिनको क्या किया जाता है, जैसे प्रूनिंग होता है साथियों, ट्रिमिंग, कोई पौधा है उसको डेवलप करने के लिए हम एक्स्ट्रा ब्रांचेज उसकी काट देते हैं, उसको सजाते संवारते हैं, ताकि क्या है, वो बड़ा एक पेड़ बन जाए। तो उसको प्रूनिंग आवश्यक होती है ना, उसके लिए आवश्यकता होती है प्रूनिंग की। उसी तरीके से क्या है, ये कहते हैं फ्रांसिस बेकन की, नेचुरल एबिलिटीज है ना हमारी, वो भी नेचुरल प्लांट्स की तरह है, और उनको भी आवश्यकता है प्रूनिंग की। और किस प्रकार और उसकी आवश्यकता, जो प्रूनिंग की आवश्यकता है, वो कौन सही करेगा, वो करेगा स्टडी। कि हमारी नेचुरल एबिलिटीज है, उसका जो सही है दिशा में कौन लेकर जाएगा, वो अध्ययन लेकर जाएगा। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। हालांकि जो स्टडीज है ना, वो खुद क्या दे सकती है, शुरुआत के अंदर बहुत ज्यादा निर्देश दे सकती है। हमें स्टडीज, हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, स्टडीज हमें निर्देश दे सकती है कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, हालांकि फिर भी वो भी क्या है, एक्सपीरियंस से बंधे हुए हैं। यानी एक्सपीरियंस उनमें बड़ा बताया इस अपने राइटर ने, कि अगर किसी व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करनी है ना, तो स्टडी तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपीरियंस भी लेना आवश्यक है। कि जो स्टडी है वो एक्सपीरियंस स्टडी से बड़ा है। पहले स्टडी करो, उसके बाद क्या करो, स्टडी खुद एक क्या एक्सपीरियंस की बाउंड है, वो एक्सपीरियंस में बंधी हुई है, तो एक्सपीरियंस भी हमें लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है भी हम किसी थियरी कोई चीज की अपने थियरी पढ़ी रहे हैं, और उसका इम्प्लीमेंट हमने कभी किया ही नहीं, और हमें एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो क्या हम एक परफेक्ट व्यक्ति बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसका, द करेक्ट व्यूज ऑफ स्टडीज। अब जो स्टडीज का सही जो दृष्टिकोण है वो क्या है, वो देखते हैं। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। क्राफ्टी होता है साथियों धूर्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति। जो पागल या धूर्त टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टडीज को, अध्ययन को कंडेम करते हैं। कंडेम होता है निंदा करना, तिरस्कार करना, निंदा करते हैं वो। सिंपल मैन एडमायर देम, और जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडीज की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और वाइज मैन जो होते हैं वो यूज करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, यहाँ पे वापस दे आया है, किसके लिए आया है, स्टडीज के लिए, और देयर का यूज भी आया है स्टडीज के लिए।
जो स्टडीज है ना वो खुद का यूज नहीं बताती है, हमें ये नहीं सिखाती है कि मेरा यूज कैसे करो स्टडीज, बट देट इज ए विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वोन बाय ऑब्जर्वेशन। लेकिन लेकिन बट देट इज ए विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वोन बाय ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये जो हमारे अध्ययन के अंदर जो उपयोगिता है ना, कि हमें सिखाने की जो चीज है वो एक ही चीज कर सकती है, वो कर सकता है ऑब्जर्वेशन। और जो स्टडीज से क्या है, वो स्टडीज से बाहर की बातें हैं, स्टडीज के ऊपर की बातें हैं वो, यानी अध्ययन है, अध्ययन के समझ में ये बातें नहीं है कि हमें किस प्रकार आगे अध्ययन करना चाहिए, वो अपना यूज नहीं सिखाती है। स्टडीज अपना यूज खुद नहीं सिखाती, बल्कि कौन सिखाता है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, यानी एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे अर्थ आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, भी एक्सपीरियंस है ना, उसी से हमें सब कुछ पता चलता है। हमें अध्ययन से बाहर, जो अपने अध्ययन है इसके बाहर की चीज है ये। विदाउट देम एंड अबव देम का अर्थ यहाँ पे है कि अध्ययन से बाहर की चीज है सिखाना, कि हमें किस प्रकार अध्ययन को उपयोगी बनाया जा सकता है। विदाउट देम मतलब ये बाहर की चीज है, एंड अबव देम ये इसके ऊपर की चीज है। वोन बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ये हमें किस से सीखा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन से सीखा जा सकता है। रीड नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नोट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। रीड नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट होता है साथियों खंडन करना, किसी का खंडन करने के लिए मत पढ़ो। एंड कंफ्यूट होता है विरोध करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए मत पढ़ो, खंडन, किसी की बात को खंडन करने के लिए मत पढ़ो। नो टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही ऐसा पढ़ो कि आप विश्वास कर लो, जो चीज लिखी हुई है उसको पढ़ के विश्वास कर लो। एंड टेक फॉर ग्रांटेड होता है साथियों आंख मूंद कर विश्वास करना, बिना कोई क्वेश्चन किए विश्वास कर लेना। कि बिना कोई प्रश्न किए विश्वास मत करो, आप कोई पढ़ी हुई चीज है ना उस पर विश्वास मत करो। नोर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही आप किसी बात करने के लिए या कोई जो वार्तालाप करने के लिए पढ़ो, किसके लिए पढ़ो, बट टू वे एंड कंसिडर। वे होता है साथियों वजन तोलना, सिर्फ आप तोलो एंड कंसिडर, और विचार विमर्श करो। जैसे अपन कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, तो इसमें अपने राइटर ने कहा है कि हमें किसी का ना खंडन, किसी की बात को खंडन करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए मत पढ़ो आप, ना किसी को ऐसे आंख मूंद कर विश्वास करने वाली चीज ऐसा पढ़ रहे हो आप और उस पर विश्वास कर रहे हो, तो ऐसी भी बात नहीं है। जैसे आजकल मीडिया में हो रहा है, तो जो थोड़े से कम आईक्यू के लोग हैं वो हर चीज को क्या है, या नए नए मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, नए नए अपने अपने घर पे पेरेंट्स को देखा होगा, तो वो हर चीज को सही मान लेते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा है कि पढ़ना भी है ना, तो किसी का खंडन करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए मन मत पढ़ो आप, किसी का विरोध करने के लिए मत पढ़ो, ना ही जो लिखी हुई चीजें हैं उनको पढ़ रहे हो तो उस पर विश्वास मत करो बिना कोई प्रश्न किए, आंखें मूंद कर भरोसा मत करो। और ना ही कोई किसी स्पेशल बात करने के लिए आप पढ़ रहे हो, डिस्कोर्स करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए पढ़ रहे हो, वो भी मत पढ़ो। बट टू वे एंड कंसिडर, किस लिए पढ़ो, क्यों पढ़ो, कि कोई भी चीज है उसको गहराई से सोचो, उसके गुण अवगुण है ना उसके बारे में सोचो, तभी क्या है एक व्यक्ति अच्छा इंसान बन सकता है या कुशलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं साथियों, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स। अब हमें जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने कुछ बुक्स का वर्गीकरण किया है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसी बुक्स होती है जिनको सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं, अपने स्वाद ले सकते हैं, स्वाद लेने के लिए होती है। अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ ऐसी बुक होती है जिन्हें हम निगल सकते हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ ऐसी बुक्स होती है जिनको क्या है पूरा अच्छे से चबाना चाहिए और डाइजेस्टेड होता है, उनको पचाना चाहिए। तो बुक्स को ऐसे थोड़ी किया जाता है। लेकिन क्या इसका आगे देखिए, दैट इज, जैसे कि इनका डिस्क्राइब किया इसको लाइन को, सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। कुछ ऐसी बुक्स होती है जिन्हें सिर्फ पार्ट्स में पढ़ा जाना चाहिए। यानी अगर बुक्स है टेस्ट के लिए ले रहे हो ना आप, कोई बुक्स है उसका अपन को स्वाद ही लेना है, इसका मतलब क्या है कि उन बुक्स को सिर्फ पार्ट्स पढ़ा जाना चाहिए, यानी थोड़ी इंपॉर्टेंट कम होती है वो, उनको उसकी कुछ भागों को पढ़ा जा सकता है। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी जानी चाहिए लेकिन ज्यादा क्या है उनको दिलचस्पी से ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी श्वेलो होता है निगलना, जैसे अपन को टेबलेट वगैरह निगलते हैं सीधे निगल लेते हैं, उनका अपन को कोई स्वाद वगैरह नहीं लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से निगल लेते हैं। तो उसी प्रकार
अगर किसी बुक को स्वेलो करे उसका मतलब क्या है, उस बुक को पढ़ा जाना चाहिए बट नॉट क्यूरियसली, ज्यादा क्यूरियसली उसको ध्यानपूर्वक जिज्ञासा पूर्वक नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और कुछ ऐसी पुस्तकें होती है जिनको पूरा पढ़ा जाना चाहिए, एंड विद डिलीजेंस बड़े ही लेबर से, मेहनत से पढ़ा जाना चाहिए, एंड अटेंशन बड़े ध्यान से। इसका मतलब है कि वो कौन सी बुक है, वो है च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ऐसी बुक्स जिसको क्या चबाया जाना चाहिए और डाइजेस्ट करना चाहिए, तो वो बुक्स ये वाली है, रीड होली एंड डिलीजेंस एंड अटेंशन, यानी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये आप ऐसे एग्जाम के अंदर सीधा आ सकता है कि टेस्ट वाली कौन सी बुक है, टेस्ट वाली है कि उनको सिर्फ पार्ट्स में पढ़ा जाना चाहिए। स्वेलो वाली बुक्स है, उनको सिर्फ क्या है, पढ़ा तो जाना चाहिए लेकिन नोट क्यूरियसली। और च्यूड और डाइजेस्टेड वाली कौन सी बुक है, रेड होली एंड डिलीजेंस एंड अटेंशन, विद डिलीजेंस एंड अटेंशन वाली बुक है ये। तो ये वोकेब थोड़ी आप इस तरीके से ध्यान रखोगे। कौन ये क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स, तीन टाइप की बुक है, टेस्ट वाली, स्वेलो वाली और च्यूड एंड डाइजेस्टेड वाली, तो वो आप याद रखोगे। और इसके साथ पिछली जो अपने स्लाइड थी उसमें रह गया था एक ट्रिक, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, सिंपल मैन एडवायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार ध्यान रखना, इसको बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। याद नहीं हो रही है तो क्राफ्टी से आप याद रखो, क्राफ्टी और कंडेम, तो सी से आपको ऐसे याद रह जाएगा। वाइज और यूज का देखो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, वाइज यूज, तो ये याद रह जाएगा। एक सिंपल रहेगा अभी, सिंपल एडमायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन पैसेज पढ़ते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स वाला आपने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अपन डिस्टिल्ड बुक्स। अब साथियों डिस्टिल्ड बुक्स है ना, इसका मीनिंग है जैसे समराइज टाइप की जो बुक्स है ना, ऐसी बुक्स जिनको अपन समरी पढ़नी चाहिए या जो अनइम्पोर्टेंट वाली बुक होती है उनके बारे में ये है। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी, कुछ ऐसी पुस्तकें होती है जिनको क्या है, डेप्यूटी होता है असिस्टेंट, असिस्टेंट के द्वारा पढ़ी जा सकती है। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, एक्सट्रैक्ट होता है साथियों सारांश, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना उनका सारांश लिया जा सकता है, ऑफ देम बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा। बट देट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, लेकिन वो सिर्फ क्या है, आर्ग्यूमेंट का अर्थ है यहाँ पे सब्जेक्ट्स, लेकिन वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट के जो इंपॉर्टेंट विषय होते हैं ना उसके अंदर ही ऐसा होना चाहिए। एंड द मिनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, या क्या बिल्कुल ही जो तुच्छ टाइप की बुक्स है, बिल्कुल ही घटिया किस्म की बुक है ना, उनके लिए होना चाहिए कि उनमें क्या किया जाए, जो एक खुद ना पढ़ के किसी अपने असिस्टेंट है उसके द्वारा पढ़वा ली जाए बुक को, और उसका सारांश उससे बनवा लिया जाए, उसके नोट्स बनवा लिए जाए, उसको पढ़ ली जाए। लेकिन ऐसा काम कहाँ करना है, कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ना उनमें कर सकते हैं अपने, या कोई बिल्कुल ही घटिया बुक है उसके अंदर कर सकते हैं। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, जैसे कि डिस्टिल्ड बुक्स है ना वो क्या है, यानी जो सारांश वाली जो बुक है ना उसको राइटर ने क्या बोला है, लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, उनको डिस्टिल्ड वाटर की तरीके से माना है। फ्लैशी थिंग्स, जो बिल्कुल ही स्वादहीन तरीके के होती हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है साथियों, आसुत जल बोलते हैं हिंदी के अंदर उसको, यानी जब क्या है पानी को बिल्कुल शुद्ध करने के लिए उबालते हैं, उबालने के बाद उसकी भाप बनाई जाती है, भाप को दूसरे कंटेनर में रखा जाता है, दूसरे कंटेनर को बाद में वापस क्या है उसको ठंडा करके उसका पानी बनाया जाता है। हालांकि वो बिल्कुल क्या है, चीजें तो बहुत अच्छी होती है, वो जो पानी होता है ना वो बहुत ही बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर, या बिल्कुल उसमें अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जब अपन उस पानी को पीते हैं ना तो पानी अपन को क्या है अच्छा नहीं लगता है। जैसे गांव में आज भी आप बिस्लेरी की बोतल लेके जाओगे तो गांव वाले पानी नहीं पियेंगे, या जिसने कभी ये बिस्लेरी वाली बोतल या वाटर फिल्टर वाला पानी नहीं पिया तो उनको खारा लगता है वो पानी। तो उसी तरीके से वो देखो रियल में तो क्या है, डिस्टिल्ड का अर्थ है शुद्ध, कि जो अनइम्पोर्टेंट जो बुक है ना उनके नोट्स बनाए हैं, यानी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें निकाली है, लेकिन वो एक तरीके से स्वादहीन हो जाती है क्योंकि हमें उसके अंदर क्या है इंटरेस्ट नहीं होता है। उसी तरीके जिस तरीके से एक ऐसा जो इस प्रक्रिया से मैंने जो बताया कि इस प्रकार जो अपने वाटर है, जल है, उसको बनाया जाता है फिर उसको पिया जाता है ना, हालांकि वो बहुत ज्यादा शुद्ध है लेकिन उसका स्वाद हमें नहीं आता है। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो ये बुक्स है ना, जो अनइम्पोर्टेंट बुक्स है उनको जो अपन समराइज करते हैं तो एक तरीके से वो क्या है, डिस्टिल्ड बुक्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों, स्टडीज विद रिलेशन टू मैन परफेक्शन। अब व्यक्ति का स्टडीज के साथ क्या संबंध है उसमें अपने राइटर ने क्या बताया अपन देखते हैं। रीडिंग मेक ए फुल मैन,
रीडिंग एक व्यक्ति को क्या है, फुल मैन, पूरा पूर्ण व्यक्ति बनाता है। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, और जो कॉन्फ्रेंस है, जो वार्तालाप करने वाली चीज है, वो एक व्यक्ति को तत्पर बनाता है, तेज बनाता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग एक व्यक्ति को बिल्कुल पूर्ण बना देता है, एग्जैक्ट बना देता है। एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल, इस प्रकार इसमें भी आप देख सकते हो कि आप याद रखोगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। यहाँ तक की लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हो तो ठीक है। तो ट्रिक क्या है, रीडिंग मेक ए फुल मैन को आप याद रखो, रीडिंग रफू, रफू याद रख लो, रफू। कॉन्फ्रेंस में देखो आप, कॉन्फ्रेंस और रेडी, कॉन्फ्रे, यहाँ तक कॉन्फ्रे की स्पेलिंग में आर ई आर है ना, कॉन्फ्रे, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, ये आपके याद हो जाएगा। एंड राइटिंग एग्जैक्ट मैन, एग्जैक्ट मैन किसका, पेन याद कर लो भी, मुझे राइटिंग करनी है एग्जैक्ट पेन से, मुझे राइटिंग करनी है एग्जैक्ट पेन से, तो मैन किसका आप लिख लो पेन, तो याद हो जाएगा आपके। राइटिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। एंड देयरफॉर इफ ए मैन, तो इसमें बता दिया कि एक जो पढ़ना है ना, पढ़ना एक व्यक्ति को फुल बना देता है, पूर्ण बना देता है। कॉन्फ्रेंस है जो वार्तालाप है, एक व्यक्ति को तत्पर बनाता है। और राइटिंग और लिखना जो व्यक्ति को क्या बनाता है, संपूर्ण बना देता है। एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, इसलिए अगर एक व्यक्ति क्या है, कम लिखता है, यानी लास्ट वाला पूछ कह रहा है, ये राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन के बारे में कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, इसका मतलब कम लिखता है। अगर कम लिखता है ना, तो उसको क्या, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उसके क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा मेमोरी होनी चाहिए, याददाश्त की शक्ति है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए अगर वो कम लिखता है। इफ ही कन्फर लिटिल, अगर वो कम बोलता है, कम बातचीत करता है। ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उसके क्या प्रेजेंट विट होने चाहिए। प्रेजेंट विट होता है साथियों हाजिर जवाबी होना, कि उसको हाजिर जवाबी होना चाहिए। एंड इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, और अगर क्या है, वह बिल्कुल कम पढ़ता है, कोई व्यक्ति कम पढ़ता है, तो उसको क्या है, बहुत ज्यादा चालाक होना चाहिए। कनिंग होता है चालाक, उसको चालाक होना चाहिए और ऐसा दिखावा करना चाहिए कि वो सब कुछ जानता है जो वो जानता ही नहीं है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं कि दिखावा तो बहुत ज्यादा करते हैं, इस प्रकार वो दिखावा कर देते हैं कि हमें बहुत कुछ है, तो जो नॉलेज है, लेकिन कई लोगों को थोड़ा कम होता है तो उनको लगता है कि वास्तव में इसको नॉलेज है। तो इसने कहा है कि जो कम पढ़ते हैं ना, तो उनको एक काम तो जरूर करना चाहिए कि उनको इतना चालाक होना चाहिए कि जो चीज उनको नहीं आती है ना, उनका भी उनको क्या है, दिखावा करना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं साथियों, ब्रांचेज ऑफ नॉलेज एंड यूटिलिटी। अब अपन को राइटर है फ्रांसिस बेकन, वो हमें नॉलेज की ब्रांचेज और इसका जो यूज है ना, उसके बारे में बताते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, राइटर कहते हैं कि हिस्ट्री है ना, वो व्यक्ति को क्या बनाती है, वाइज बनाती है। पोइट्स विट्टी, पोइट्स मीन पोइट्री है, वो एक विट्टी बनाती है, विट्टी होता है चतुर, चतुर बनाती है वो। एंड मैथमेटिक्स सटल, और मैथमेटिक्स वाले तो वैसे ही क्या होते हैं, तेज माइंड वाले होते हैं, शार्प माइंड वाले होते हैं। सटल होता है शार्प माइंड, तेज। मैथमेटिक्स है वो एक व्यक्ति को सटल बनाती है। नेचुरल फिलोसफी डीप, और जो प्राकृतिक दर्शन शास्त्र है वो व्यक्ति को एक क्या डीप बनाती है, गहरा बनाती है। मोरल ग्रेव, और जो हमारा नैतिक शास्त्र है वो क्या बनाते हैं, व्यक्ति को गंभीर बनाता है। लॉजिक एंड रिटोरिक, और जो तर्क शास्त्र है और अलंकार शास्त्र है वो क्या बनाता है, एबल टू कंटेंट। कंटेंट होता है साथियों डिस्कोर्स, व्याख्या करना, व्याख्यान करना। व्याख्या और व्याख्यान में क्या है, हमें तर्क शास्त्र और अलंकार शास्त्र है वो मदद करते हैं। तो इसमें भी आपको ये लाइनें याद रखनी पड़ेगी, और याद नहीं हो रही है तो थोड़ी मैं ट्रिक जो मेरे याद है वो मैं बता देता हूँ। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हिस्ट्रीज मेक वाइज ऑप्शन में आ जाएगा, विटी आ जाएगा, सटल आ जाएगा, तो इस तरीके से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आप बार बार टेक्स्ट को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर भी याद नहीं हो रहा है तो देखो, हिस्ट्री को वाइज से देख लो, एच डब्ल्यू याद कर लो, होमवर्क करते हैं ना अपने, एच डब्ल्यू। पोइट्स का पी डब्ल्यू। मैथमेटिक्स का देख लो, एम ले लो यहाँ से और एस ले लो। एम एस धोनी है ना, वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं, एम एस धोनी। नेचुरल फिलोसफी डीप है, इसका आप खुद बना लेना। मोरल ग्रेव का MOGRA, मोगरा,
मोगरा अगरबत्ती याद रखना, मोगरा। लॉजिक से याद रख सकते हो लोको, लोको पायलट होते हैं ना, बहुत ज्यादा बकते हैं, ऐसे समझ लो लोको पायलट बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, डिटोरिक से भी आप लोको या रोको कर सकते हो आप इसको, इस तरीके से आप अपनी खुद की भी ट्रिक्स बना लेना। अब अगले जो पैसेज को पढ़ते हैं, हाउ स्टडीज कैन रेमेडी मेन डिफेक्ट। अब अपन को राइटर बताएंगे कि जो स्टडीज है ना वो व्यक्ति के जो डिफेक्ट्स है उनको किस प्रकार से उसका रेमेडी कर सकता है, इलाज कर सकता है स्टडीज। एबियुंट स्टडिया इन मोरस, ये साथियों एक लैटिन फ्रेज है, क्योंकि लैटिन में भी तो लिखते थे तो इंग्लिश में कई बार लैटिन का यूज कर दिया करते थे। फ्रांसिस बेकन। एबियुंट स्टडिया इन मोरस का अर्थ है स्टडीज पास इनटू द हैबिट्स एंड बिकम ए पार्ट ऑफ वंस बिहेवियर। कि स्टडीज है ना, जब हमारे हैबिट के अंदर हम बार बार स्टडीज करते हैं हमारे हैबिट में आ जाती है, और हैबिट में आने के बाद हमारे व्यवहार में झलकने लग जाती है हमारे स्टडीज ने। यदि नहीं, देर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट। यदि नहीं तो आप देख लो कि देर इज नो स्टोन, कोई भी जो अड़चन, कोई स्टोन होता है साथियों ऑब्स्टेकल, कोई भी प्रॉब्लम, और इम्पेडिमेंट होता है अड़चन, कोई भी प्रॉब्लम या अड़चन इन द विट बुद्धि के अंदर नहीं है, बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडी, जिसको उचित अध्ययन के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि हमारी विट के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर ऐसी कोई अड़चन या ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसको क्या है एक उचित अध्ययन के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। लाइक ए डिजीज ऑफ द बॉडी में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, जिस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के बीमारियां हो जाती है, तो उसके लिए क्या है उचित प्रकार की हमारे क्या है एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज होती है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो देखते हैं। बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन्स एंड रैंस। बॉलिंग है वो जो बॉल करते हैं ना क्रिकेटर, कि वो जो बॉलिंग है वो किसके लिए अच्छी होती है, फॉर द स्टोन्स एंड रैंस। स्टोन है यहाँ पे पत्थरी, और रैंस होता है साथियों किडनी। पथरी और किडनी के लिए बॉलिंग अच्छी होती है। शूटिंग फॉर द लंग्स, और जो शूटिंग जो तीरंदाजी है वो हमारे क्या फेफड़ों के लिए, एंड ब्रेस्ट और छाती के लिए अच्छी होती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टेमक, और जो आराम से जो चलना है, यानी जो मॉर्निंग वॉक अपन करते हैं, आराम से जो चलते हैं, जेंटल वॉक करते हैं, वो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। राइडिंग फॉर द हेड, और घुड़सवारी है वो हमारे हेड के लिए, सिर के लिए क्या है अच्छी होती है। एंड द लाइक, और उसी तरीके से सो इफ ए मैन विड्स बी वंडरिंग, तो इसमें भी आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो याद ही हो जाएगा कि बॉलिंग किसके लिए है, स्टोन्स एंड रैंस के लिए है। याद रखने की ट्रिक ये है कि स्टोन जो पत्थरी होती है वो गोल होती है, और लगभग लोगों के पत्थरी किडनी में पड़ती है ज्यादातर, तो ये याद रख लेना कि बॉलिंग किसके लिए अच्छी है, स्टोन्स एंड रैंस के लिए अच्छी है। और एक आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसने क्या है, एक व्यक्ति ने बॉल मारी, पत्थर की बॉल मारी और उस किडनी पर जाकर लग गई। ठीक है ना, ऐसे शॉर्ट में याद रख लेना, आपकी अपनी ट्रिक है। अब किसी को तीरंदाज तीर मारते हैं ना, तीर मारते हैं तो किसी को मारने के लिए मारते हैं, तो वो फेफड़ों में लगता है या उसकी छाती पे लगता है। पुरानी अपने रामायण में देखना कि जो तीर छाती पे लगता है ना या लंग्स पे लगता है तभी जाके वो व्यक्ति मरता है, तो उस तरीके से याद रख सकते हो। स्टेमिक आप याद रख सकते हो, डेली रूटीन में लोग घूमते हैं अपने पेट को सही रखने के लिए। और राइडिंग, जो घुड़सवारी के अंदर क्या है, जब घुड़सवार होता है ना चढ़ा हुआ, तो जब घोड़ा उछलता है चलता है तो उसका सिर है ना जो ऐसे ऐसे करता है, यानी सिर की जो बीमारी है वो राइडिंग से ठीक होती है, ये बात है। अब इसके उदाहरण स्वरूप हम स्टडीज का क्या यूज किया जा सकता है वो अपन को फ्रांसिस बेकन बताते हैं। एंड द लाइक, इसी तरीके से सो इफ ए मैन्स विट्स बी वॉन्डरिंग, अगर एक व्यक्ति का जो माइंड है ना या जो बुद्धि है वो क्या हो रही है, घूम रही है, एक जगह टिक नहीं रही है वो, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे क्या करा दिया जाए, उसको स्टडी करने को बोला जाए, गणित की स्टडी करनी चाहिए उसको। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। डेमोन्स्ट्रेशन होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर उसकी जो बुद्धि है ना, उसका जो माइंड है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, नेवर सो लिटिल थोड़ा सा भी इधर इधर हो गया, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसको वापस क्या शुरुआत करनी पड़ेगी। इफ हिज विट बी, और इसके साथ ही अपन को वैसे भी अपन टीचर पहले बताते थे ना, 10th में पढ़ते थे अपन की, आपको रात को अपन पूछते थे
कि नींद आती है, मैं रात को क्या करें सर? तो ऐसे थोड़ी बोलते थे कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ो, एसएसटी पढ़ो। आप उनको वो कहते थे कि आप रात को क्या करो, मैथ करो। मैथ करोगे तो आपको क्या है, नींद नहीं आएगी। और आप, क्योंकि हमारा माइंड मैथ के अंदर पूरा का पूरा झोंकना पड़ता है, और कहीं दिमाग लगाते ही पूरा का पूरा अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो इसी तरीके से ये तो इसमें रटने वाली बात ही नहीं है कि जब आपकी विट वांडरिंग हो रही है, इधर उधर जा रही है, तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? मैथमेटिक्स का अध्ययन करना चाहिए। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेज, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन। अगर एक व्यक्ति है, उसकी जो बुद्धि है ना, उसका जो माइंड है वो क्या है, किसी चीजों के अंदर डिस्टिंग्विश भी अंतर होता है और डिफरेंसेस भी अंतर होता है। किसी चीजों के अंदर ज्यादा अंतर स्पष्ट नहीं करना आ रहा है उसको, कि किस प्रकार अंतर स्पष्ट करूं मैं, डिफरेंसेस को वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ना स्कूलमैन की स्टडी करनी चाहिए। स्कूलमैन एक साथियों जो मिडिवल पीरियड के अंदर जो दार्शनिक हुए थे ना, फिलोसफर हुए थे, उनको कहा जाता है। क्योंकि वो क्या करते थे, देखो, फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स। वो क्या है, सिमनी सेक्टर है, वो बाल की खाल निकालने वाले हैं। यानी जो राइटर है ना, उन्होंने क्या है, स्कूलमैन जो अपने मिडाइवल पीरियड, जिसको अपन मिडाइवल बोलते हैं, जो गलत है, मिडीवल। मिडीवल जो मध्ययुगीन दार्शनिक है ना, वो क्या करते थे, कोई चीज को स्पष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उदाहरण देते थे, यानी बाल की खाल निकालने वाले। आपके भी एक दो मित्र ऐसे होंगे जो कोई चीज को बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप में बताते हैं। याद आ रहा होगा तो उसका नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, ठीक है ना? तो जो बहुत ज्यादा विस्तार से कोई चीज बताए, तो वो होते हैं स्कूलमैन। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को डिफरेंसेस भी कोई पता करना नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या कीजिए, स्कूलमैन को पढ़े, जो बाल की खाल निकाल देते हैं। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट और मैटर्स। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या किसी मैटर पे, किसी बात पे क्या बहस नहीं कर सकता है, एंड टू कॉल अपॉन वन थिंग टू प्रूव एंड इल्यूस्ट्रेट अनदर। अगर कोई व्यक्ति है, किसी एक बात को क्या साबित करने के लिए दूसरा उदाहरण है वो नहीं दे सकता है, दूसरी चीजें हैं वो नहीं दे सकता है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेज। तो उसको किसका अध्ययन करना चाहिए? वकीलों का जो केस होते हैं ना, वकीलों के जो मामले हैं, उनका उनको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि वकील साथियों क्या होते हैं, एक हर पॉइंट के ऊपर वो बात करते हैं कि कोई एक पॉइंट को क्या है प्रूव करने के लिए। जैसे अपने कोर्ट रूम के अंदर बहस चलती है, मैंने तो देखी हुई है, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर मैं हमेशा टाइपिंग में ही रहता था। तो आप ये देखिए कि जो कोर्ट के अंदर जो बहस करते हैं ना, उसमें कई बार क्या है, जो अपराधी होते हैं उनको भी वकील इस प्रकार से बहस करते हैं कि वो निर्दोष साबित करवा देते हैं। तो इसी में अपने फ्रांसिस बेकन ने कहा है, किसी व्यक्ति को कोई बहस करना नहीं आता है, या कोई एक चीज है उसको क्या है कि सिद्ध करने के लिए दूसरा उदाहरण वो नहीं दे पाते ना, तो उनको लॉयर्स के केसेस का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव ए स्पेशल रिसीट। तो प्रत्येक रिसीट का अर्थ साथियों यहाँ पे रेमेडी है। इस प्रकार प्रत्येक हमारे जो माइंड का जो डिफेक्ट है ना, मानसिक हमारा जो कोई विकार है, उसका क्या है, स्पेशल रेमेडी है, स्पेशल इलाज है। और वो स्पेशल इलाज किसके माध्यम से ही है? अध्ययन के माध्यम से, स्टडीज के माध्यम से है। तो साथियों ये था अपना सेशन, आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके डालें। और वीडियो को देखो, लाइक नहीं कर रहे हो आप, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी चैनल ग्रो होगा ना, तभी तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। आप एक बार जो रिकॉर्डेड कोर्स जो लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, एक तो उनका कोर्स देख लो, एक अपना ये कंटेंट देखो। आप जो मैंने चीज पढ़ी है, किस तरीके से मेरा ये मानना है कि सरलता से व्यक्ति, बच्चा है वो किस प्रकार, अपना विद्यार्थी है वो सीखे, तभी तो वो काम आएगी ना। ऐसे बड़े बड़े मैं इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करूं जो आपके समझ से ही बाहर है, तो क्या मतलब है? ठीक है ना? और मैंने इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड याद भी नहीं किए। तो स्मार्ट स्टडी करना सीखो। तो मेरे साथ अगर आपको तैयारी करते रहना है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को देखो, जितने लोग देख रहे हैं तो उसको लाइक तो आपको बनता है ना। और इसके साथ ही अपन, अगर आप चैनल से जुड़ोगे तो ऑफ स्टडीज की अपन को आपको मिलने वाली है एमसीक्यूज, इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी एग्जाम की आप साथियों तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, या आप
अपने यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। हमारे साथ जुड़िए आप, और मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।